नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बहुत स्वागत है आपका INS 24x7 के खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। तो लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम। तो भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए 195 लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। पहली सूची में प्रधानमंत्री मोदी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों और कई हाई प्रोफाइल चेहरों का नाम शामिल है। वहीं इस लिस्ट में 3 दर्जन से ज्यादा मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर उनके स्थान पर नए चेहरों को जगह दी गई है। कई केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। इनमें गुजरात के पोरबंदर से निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, राजस्थान के अलवर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के गुना से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजकोट से केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रुपाला, असम के डिब्रूगढ़ से केंद्रीय शिपिंग मंत्री सबनिंद्र सोनोवाल और तिरुवनंतपुरम से प्रौद्योगिकी एवं सूचना राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर सहित अन्य कई नाम शामिल हैं। इसके अलावा पहली सूची में विवाद में रहने वाले सांसदों से भी पार्टी ने किनारा किया है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी को पार्टी ने टिकट नहीं दी गया। भगवा पार्टी ने एक और बड़े संदेश में दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा और भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित से किनारा कर लिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली ही सूची में छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ INS 24x7 की खबर एक बार फिर सबसे विश्वसनीय साबित हुई। हरिभूमि और INS न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ की तमाम सीटों से प्रत्याशियों का नाम बता दिया था, जिसे हमने अपने दर्शकों से भी साझा किया था। वहीं सभी नाम आज भाजपा की पहली सूची में देखने को मिले। रायपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने सफल रणनीतिकार माने जाने वाले मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा। अभी हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल है। ये रायपुर से आपको उतारा गया है, काफी सफल रणनीतिकार माने जाते हैं और काफी समय से ये चर्चा भी चल रही थी कि आप रायपुर लोकसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं। कैसे देखते हैं आज के निर्णय? पार्टी का जो निर्णय है वो हमें सिरोधार्य है और जो मोदी जी बीजेपी 370 एनडीए 400 वो निश्चित रूप से इस देश को प्राप्त होगा। मोदी जी की जो गारंटी है उस पर जनता विश्वास करती है और इस देश की जनता अब एनडीए को 400 के पार ले जाएगी, इस बात का हम सबको विश्वास है। कहीं ना कहीं जो है 370 हटाने के बाद जो है भाजपा 370 का नारा दे रही है और एनडीए 400 का नारा दे रही है। क्या 11 की 11 सीटें आएंगी इस बार फिर से भाजपा की? जो निश्चित रूप से बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत कर आएगी और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनना तय है, उसमें छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी होगी। कहीं ना कहीं भाजपा चौंकाती है। 2 वर्तमान सांसदों को छोड़कर सभी जगह नए चेहरे उतारे जा रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिन में और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा राज्य की राजनीति में भी? ये तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, ये तो केंद्रीय नेतृत्व बताएगा। कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद जो है ये कहा जा रहा था कि मंत्री पद को लेकर जो है सीनियर्स को नहीं दिए जाएंगे मंत्री पद। तो क्या लगता है ये जो एक रणनीति बनाई गई, अब आपका कहीं प्रमोशन हुआ है, ये माना जाए? आज तक पार्टी ने पिछले 45 सालों में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश की है
और आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। रायपुर से वर्तमान सांसद का टिकट कटने की क्या वजह मानते हैं? अब ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, सभी मेहनत करते हैं, सभी का अपना एक वजूद है, इसलिए कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कम, कोई ज्यादा ये नहीं होता है। ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। मोदी गारंटी विधानसभा चुनाव में चला, क्या लोकसभा चुनाव में भी चलेगा? 11 सीटें जीतेगी भाजपा। निश्चित रूप से जैसे विधानसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी चली है, वैसे ही लोकसभा चुनाव में और ज्यादा मोदी जी की गारंटी चलेगी और बीजेपी 11 की 11 सीटें जीत कर आएगी। सबसे ज्यादा वोटों से आप विधानसभा चुनाव जीते थे, अब लोकसभा चुनाव में कितने से जीतने जा रहे हैं? अब ये तो जनता तय करेगी, ये मैं तय नहीं करूंगा, परंतु मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ रायपुर लोकसभा की जनता जिताएगी। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जिनका साफ कहना है कि 11 की 11 सीटें जो है भाजपा की झोली में आ रही है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, NS24। तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी बनाया गया है। 5 सीटों छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट और धार के लिए अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। पार्टी ने गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है। पार्टी ने 6 सांसदों के टिकट काटे हैं, वहीं 5 सीटों पर चेहरे बदले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारा अपना मनोबल और वर्तमान परिस्थितियां और माननीय मोदी जी का काम और काम के आधार पर जनता का बीच उनका आधार दिख रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया है और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि प्रदेश में भी 24 सीटों का अनाउंस हुआ है और इसमें सभी वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों को देखते हुए यथायोग्य पार्टी ने जितना बेहतर कर सकते थे उतना अच्छा करते हुए निर्णय किया है। मैं अपनी ओर से सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहूंगा और निश्चित रूप से हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीत करके और देश की भी सभी सीटें जीत करके हम फिर एक बार 400 पार की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। राजगढ़ से रोजवोल नागर को बनाया गया है मध्य प्रदेश से लोकसभा प्रत्याशियों की सूची हम आपको बता रहे हैं। भिंड से संध्या राय को उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। होशंगाबाद से दर्शन सिंह भंडारी को प्रत्याशी घोषित किया है। किसान नेता के रूप में आपकी पहचान है सर, कैसे देखते हैं? विश्वास की पार्टी ने, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र से। देखिए, हमारी पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है। हमारा केंद्र का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, हमारा संगठन जिसकी तीसरी आंख है, जो लगातार ऐसे कार्यकर्ताओं को पूरे देश के अंदर ढूंढती रहती है और उसी के आधार पे मैं कह सकता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता जिसने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा और देश का सबसे बड़ा चुनाव, सांसद का चुनाव मुझे लड़ाने का काम किया है, इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। माननीय मोदी जी जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसको हमसे मिलकर मध्य प्रदेश में 100% जीत दिलवा का पूरा कार्य किया। किसान आधारित क्षेत्र है पूरा, नर्मदापुरम की बात करें, नरसिंहपुर की बात करें, बरेली की बात करें, किस तरह की चीजें जहन में हैं आप? निश्चित तौर पर मैंने किसानों के लिए जीवन भर संघर्ष किया है, मैं उनके लिए समर्पित रहा हूं, अनेकों बार जेल यात्राएं की हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और देश में आई है, उस समय से किसानों की न केवल माली हालत सुधरी, एक जमाने में एक फसल इनमें पैदा हुआ करती थी, पानी की दुर्दशा हुआ करती थी, बिजली हुआ नहीं करती थी, उन सब मुद्दों को हल करके आज किसान की आय को दोगुना करने की ओर ले जाने का काम किया। हमारे माननीय पूर्व और वर्तमान नेतृत्व ने जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में खड़ा किया है, वो किसान 100% भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है। मध्य प्रदेश की जीवनदायी नर्मदा जी आपके पूरे लोकसभा क्षेत्र से गुजरती है। निश्चित तौर पर नर्मदा मां
हम सबके और पूरे भारतवर्ष के और विश्व के श्रद्धा का केंद्र है, और जिस पर नर्मदा मैया की कृपा होती है उसके तो अपने आप विजय से लेकर सारी चीजें हासिल होती हैं। और मैं निश्चित तौर पर मैया के चरणों में नमन करते हुए पूरे नर्मदा क्षेत्र की ओर से पहले तो भारतीय जनता पार्टी के उसके हमारे कैडर और हमारी वरिष्ठ नेतृत्व को बधाई देता हूं, और दूसरी उस क्षेत्र की प्रगति के लिए मैं अपनी प्राणपण से संकल्प के साथ काम करता रहूं। थैंक यू। दर्शन जी हमारे साथ में थे और उन्होंने कहा है केंद्रीय नेतृत्व का आभार तो जताया ही, साथ में उन्होंने कहा है कि मां नर्मदा की सेवा करेंगे वो, और यही उनकी जीत का मंत्र रहेगा। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल। तो 24 के महासंग्राम में आगे बढ़ते हैं और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राहुल गांधी अपनी यात्रा का पार्ट 2 यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। पार्टी 1 में बुरहानपुर के बोदरली गांव में 23 नवंबर 2022 की कड़कड़ाती ठंड में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचे थे। इस बार यात्रा ने मुरैना से एंट्री मारी है। क्या है इसके मायने, दिखाते आप। 5 दिन एमपी में रहेंगे राहुल। 80% टाइम सिंधिया के गढ़ में। ग्वालियर मुरैना सीट पर नजर। राहुल पिछली बार की तरह पूरी तरह पैदल नहीं चल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में इस बार 698 किलोमीटर की यात्रा में 15% यात्रा पैदल करेंगे, बाकी बस से। लेकिन ये समझना होगा कि राहुल ने ग्वालियर चंबल को यात्रा के लिए क्यों चुना है। कांग्रेस ने विधानसभा में 66 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से जीती हैं। मुरैना और ग्वालियर में यहां कांग्रेस के लिए अच्छी संभावना है। ग्वालियर में 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस और 4 भाजपा जीती है। मुरैना में भी यही स्थितियां हैं। कांग्रेस यहां और माहौल बनाए तो उसे फायदा हो सकता है। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ 6 दिन उनके जो गुजर रहे हैं, ग्वालियर चंबल से उनकी आगमनी हो रही है, उनका आगमन हो रहा है, तो ग्वालियर चंबल के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया है। और ये स्वागत 2024 के चुनाव में आपको परिलक्षित दिखाई देगा कि राहुल गांधी के स्वागत से क्या असर पड़ा, क्या असर नहीं पड़ा है, ये आपको चुनाव परिणाम बताएंगे। इस बार राहुल की 5 दिन की यात्रा का 80% टाइम सिंधिया के गढ़ में रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ग्वालियर मुरैना सीट पर कांग्रेस की नजर है, लेकिन एक सच ये भी है कि पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जिन 17 सीटों से होकर गुजरे थे, वहां 14 पर कांग्रेस चुनाव हार गई। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अंदर जब वो पहली बार आए थे और 22 विधानसभाओं में गए, 22 विधानसभाओं में भी बंटा ढार हो गया कांग्रेस का। राहुल गांधी जी, आप मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए मध्य प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए। विधानसभा की 66 सीटों के हिसाब से देखें तो लोकसभा में कांग्रेस 6 या 7 सीटों पर मजबूत दिख रही है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में 2014 में 2 और 2019 में सिर्फ 1 सीट मिली। ऐसे में राहुल को ऐसा कुछ करना होगा कि कम से कम एमपी में लोकसभा की 4 से 5 सीटों पर जीत पक्की हो सके, तब उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। हालांकि इस बार भाजपा जीत दर्ज करती है तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने रहे हैं। देखिए खास तीसरा दम दूर नहीं। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। देश का मिजाज। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान इस महीने कभी भी हो सकता है। सत्ता पक्ष के साथ सभी विपक्षी दल तैयार हैं। ये चुनाव न केवल देश के भविष्य बल्कि राजनीति की दशा और दिशा के लिए अहम होगा। 17 जनवरी 2023 को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले 400 दिन बचे हैं और हमें लोगों की सेवा में सब कुछ करना है। हमें इतिहास रचना है।
दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में इतिहास बनना तय है। अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार जीत की हैट्रिक बनाती है तो भी इतिहास बनेगा। इन चुनावों में भाजपा और एनडीए की जीत होती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो लगातार तीसरी बार पीएम बनने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। अभी नेहरू देश के इकलौते नेता हैं जो लगातार 3 बार पीएम बने। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी ऐसा कर ना सके। अब मोदी के पास मौका है। अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए तो भी इतिहास बनेगा। 2024 का मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष है। राजनीतिक नजरिए से इसे एनडीए बनाम आईएनडीआई गठबंधन का नाम दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए कुनबे को 400 प्लस सीटें मिलेंगी। एनडीए के मुकाबले के लिए कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, आरजेडी, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, डीएमके, सीपीआई समेत कई पार्टियां एकजुट हुई हैं। एनडीए के साथ बिहार में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और हम हैं, जबकि यूपी में सुभा सपा, आरएलडी और अपना दल सोनेलाल के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें हिंदी पट्टी के 4 बड़े राज्यों यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड पर टिकी है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने 95% से ज्यादा सीटें जीत ली थी। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिला था। कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। क्षेत्रीय दलों का भविष्य भी मई में होने वाले चुनाव नतीजों पर टिका है। अभी तक तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी और पंजाब में आप 2 ऐसी पार्टियां सामने आई हैं जो अपने अपने राज्यों में बीजेपी का कड़ा मुकाबला कर रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में बंटवारे के बाद विपक्ष की स्थिति कमजोर हो चुकी है। उम्मीद है 13 मई तक देश में चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे या नहीं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, शरद पवार जैसे नेताओं की किस्मत भी इसी नतीजे से तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इधर लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस एक बार फिर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ दीपक बैस खुद सब्जियां खरीदने शास्त्री बाजार पहुंचे, लेकिन भाजपा अब इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। देश भर में भाजपा राम मंदिर से लेकर केंद्र सरकार के कार्यों को जनता के बीच लेकर जाने की कोशिशों में जुटी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो या कश्मीर से धारा 370 हटाने का मसला, पीएम आवास की बात हो या अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को मिले लाभ का, भाजपा इन्हीं मुद्दों के आधार पर लोकसभा के महामुकाबले में जीत का दावा करती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के पास केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को लेकर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और यही वजह है कांग्रेस ने अब महंगाई को एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ दीपक बैस खुद शास्त्री बाजार में सब्जी लेने पहुंचे। सब्जी खरीदकर महंगाई कितनी है यह जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया। अब कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने भी तंज कसा है। भाजपा सांसद सुनील सोनी कहते हैं कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। आज महंगाई को लेकर जो पूरे देश में आम जनता, गरीब जनता, मध्यम परिवार, कोई कर्मचारी या किसान इस महंगाई से पूरी तरह से टूट चुका है, उनकी कमर टूट चुकी है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार 10 साल शासन करने के बाद भी आज तक महंगाई रोकने में विफल हो चुकी है। देखिए, छत्तीसगढ़ झोला लेके निकल गया था। इन 5 साल के अंदर में अर्थव्यवस्था की ऐसी दुर्गति की, इतना भ्रष्टाचार किया
कि झोला लेके केंद्र सरकार के पास में खड़ा होना पड़ता था कि हमको कुछ पैसा मिल जाए ताकि हम जो है थोड़ा बहुत कुछ योजनाओं को हम लागू कर सकें। तो बदनीयती से 5 साल बिताए, आरोप के माध्यम से 5 साल बिताए, विपक्ष की भूमिका 5 साल निभाई। अब ये वास्तविक रूप में आए हैं, जो कर रहे हैं अच्छा करने देना चाहिए। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा था, लेकिन राष्ट्रवाद की आंधी में महंगाई का मुद्दा कहीं टिक नहीं सका। ऐसे में 2024 के महामुकाबले में राम मंदिर को लेकर बने वातावरण के बीच इस मुद्दे का कितना असर होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश 24 का महासंग्राम में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।